जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और वो अब सन एंड मून एम्पायर में पढ़ेगा कुछ महीने। वहाँ वो लेवल 5 का सोल गाइड टूल एक्सपर्ट हो गया है और अब वो अपने कमरे में बैठकर कोई डिवाइस बना रहा है। लेकिन तभी उसके पास कायतू आता है और कायतू को भी उसकी यूनिफॉर्म और बैज मिल गए हैं। यू हाओ कायतू का वेलकम करता है और कहता है कि बहुत दिनों से आप दिखे नहीं। कायतू बताता है कि वो मिस्टर ज़्यू के पास था और उनके पास रहकर वो सोल गाइड टूल सीख रहा था। यहाँ के जैसे सोल गाइड टूल्स हैं उसने पहले कभी नहीं देखे हैं। मुझे उन्हें सीखने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। और यू हाओ भी कहता है कि उसे भी काफी मेहनत करनी होगी। अब यू हाओ उससे उसकी स्टोरी पूछता है कि आप क्यों कह रहे थे कि आप सन एंड मून एम्पायर में पैदा हुए थे। अब कायतू अपने चेहरे पर निराशा लाते हुए उसे अपनी स्टोरी बताता है और दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। कायतू सन एंड मून एम्पायर की रॉयल फैमिली के यहाँ पैदा हुआ है और ये सुनकर तो यू हाओ के होश उड़ जाते हैं। कायतू को यहाँ मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। कायतू के पिता यहाँ के फॉर्मर किंग थे, लेकिन एक दिन चुपके से उसके चाचा ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर राजभवन में हमला कर दिया था और मेरे पापा के सभी सैनिकों को मार दिया। उन्होंने एक एक सैनिक को मौत के घाट उतारा ताकि कोई ये ना पता लगा सके कि ये अटैक किसने किया है। मेरी बहन और मेरी मम्मी ने मुझे एक अलमारी में छुपा दिया, लेकिन मेरे सभी बहनों को और मेरी माँ को उन सैनिकों ने मेरी आंखों के सामने मार डाला। कायतू जब ये सब बता रहा होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और यू हाओ जब उसे संभालने की कोशिश करता है तो कायतू यू हाओ पर ही अपने वेपन्स को दाग देता है, लेकिन यू हाओ को देखकर उसका गुस्सा शांत होता है और वो खुद को संभालता है। वो कहता है कि सन एंड मून एम्पायर पूरी तरह से बदल गया है। मेरे चाचा मेरे दुश्मन बन गए थे और मैं वहाँ से अलमारी से जैसे तैसे करके भाग निकला और यहाँ वहाँ भटकने लगा। अब मेरी फैमिली में कोई नहीं था और मैं लगातार कई दिनों तक भूखे प्यासे बस चलता ही रहा ताकि यहाँ से बहुत दूर अपनी जान बचा सकूं। बहुत दूर मैं एक जंगल में पहुँच गया और वहाँ पर मैं जोर जोर से रोने लगा, लेकिन तभी फैन यू मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे संभाला। मैं कभी उस दिन को नहीं भूलूंगा और अपने चाचा से इस बात का बदला जरूर लूंगा। यू हाओ कहता है कि अभी हम काफी वीक हैं, हम खुद को ताकतवर बनाकर ही उसका बदला ले पाएंगे और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। कायतू उसको धन्यवाद बोलता है और कहता है कि इन बातों को 10 साल हो चुके हैं और 10 साल से मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ है। हम मिलकर काम करेंगे और एक दिन बदला जरूर लेंगे। और फिर बात करके वो दोनों अपने अपने रूम में वापस चले जाते हैं। और फिर अगले दिन यू हाओ अपनी लेबोरेटरी में जाता है और वहाँ उसे एक लड़की देखती है जो सोल गाइड वेपन पर काम कर रही थी। वो लड़की यू हाओ को उसे डिस्टर्ब न करने को कहती है और बड़े ही ध्यान से अपने सोल गाइड के टूल के पुर्जों को जोड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो फाइनल पुर्जा लगाती है उसका डिवाइस काम नहीं करता और वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है। यू हाओ उसकी मदद करता है और फिर फाइनली यू हाओ की मदद से उस लड़की का ये डिवाइस कंप्लीट हो जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होती है और ये काम कर गया और यू हाओ को हाई फाई देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ये तो एक स्ट्रेंज लड़का है और उसकी चीख निकल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। यू हाओ उसे संभालता है और अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि वो यू हाओ है। तभी उस लड़की के दोस्त आ जाते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि यू हाओ इसको तंग कर रहा है। इस लड़की का नाम तांगजी है। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तुम शक एकेडमी वालों के बारे में मैंने जो बुरा सुना था तो वो सच है। तुम लोग यहाँ आकर हमारे ही लोगों को बुली कर रहे हो। वो यू हाओ को धक्का देने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। तांगजी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्तों को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी एक नहीं सुनते और यू हाओ पर हमला कर देते हैं। और यू हाओ पहले उससे बचने की कोशिश करता है और फिर अपने काउंटर अटैक करके उनके वेपन्स को तोड़ देता है। वो लोग फिर ज्यादा इंटेंसिटी में यू हाओ पर हमला कर देते हैं और अपने सारे वेपन्स को यू हाओ की तरफ मोड़कर उसे शूट करते हैं, लेकिन यू हाओ अपनी आइस बार का यूज करके उनमें से लड़की को तो गिरा देता है और फिर लड़के के पास जाकर तुरंत उस पर अपने मेंटल शॉक अटैक का यूज करता है, जिससे लड़का भी वहीं बेहोश सा हो जाता है। तांगजी यू हाओ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब यू हाओ का ऑरा उस पर हावी हो गया है और वो तांगजी पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो इलेक्ट्रोलक्स की पार का यूज करके तांगजी पर हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर उसे खुद पर काबू आ जाता है और वो 2 सेंटीमीटर दूर ही तांगजी से रुक जाता है। वहाँ इनके टीचर भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की दोस्त यू हाओ की शिकायत करने लगती है कि यू हाओ हमें बुली कर रहा था, लेकिन तांगजी टीचर को सच बता देती है कि मेरे इन 2 दोस्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ।
टीचर भी समझ जाती है कि इसमें यू हाउ की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो किसी से भी कुछ नहीं कहते हैं। यू हाउ कहता है कि मैं सभी को माफ कर सकता हूँ, लेकिन वैंग शाओजी को नहीं। वैंग शाओजी ने मुझे इंसल्ट किया है, इसलिए मैं उसे ट्रीट नहीं करूँगा। ये खुद ब खुद ही 15 मिनट में रिकवर हो जाएगा। अब ये बात डीन तक पहुंचती है और वो उस टीचर से कहते हैं कि वैंग शाओजी रॉयल फैमिली का मेंबर है और रॉयल फैमिली चाहती है कि हम यू हाउ को उनके हवाले करें। टीचर मना कर देता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यू हाउ की कोई गलती नहीं है। अगर हमने बेफालतू में एक एक्सचेंज स्टूडेंट को सजा दी तो हमारे लिए ही बुरा होगा, इसलिए मैं ही कोई रास्ता ढूंढता हूँ इससे निपटने का। डीन टीचर से कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यू हाउ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन दुख की बात ये है कि वो शेक एकेडमी से है। अब टीचर ने इन तीनों को बाहर जंगल में एक एक्सपीरियंस लेने जाने के लिए ऑर्डर दिया है ताकि यू हाउ थोड़े दिनों के लिए रॉयल फैमिली की आंखों से दूर रहे और बचा रहे। यू हाउ, तांगजी और वो लड़की अब जंगल में जाएंगे। उस लड़की को तो काफी गुस्सा आ रहा है कि यू हाउ को भला हमारे साथ क्यों भेज रहे हैं, वो कितना बुरा है। और फिर टीचर उसे डांट नहीं रहे, लेकिन तांगजी यू हाउ से काफी खुश है क्योंकि उसे पता है कि इसमें यू हाउ की कोई गलती नहीं है। अब यू हाउ उनके पास आता है और तांगजी बताती है कि उन्हें जिंगयांग माउंटेन्स में जाना है। यू हाउ समझ आता है कि वो तीनों अब जिंगयांग माउंटेन्स की तरफ जाने को निकल जाते हैं। वो उड़कर वहाँ जाते हैं और बादलों से ऊपर वो आसपास के नज़ारे को देखते हुए जा रहे हैं। तांगजी बताती है कि जिंगयांग माउंटेन्स रियो कॉन्टिनेंट के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में है और वो माउंटेन्स वेजिटेशन और मिनरल्स में काफी ज्यादा रिच हैं। वहाँ काफी ज्यादा मेटालिक एनर्जी है और वहाँ हम सोल गाइड एक्सपर्ट्स को बहुत कुछ मिल सकता है। और फिर वो वहाँ उतरकर पैदल सफर करने लगते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए जंगल के काफी अंदर तक चले जाते हैं। वहाँ चलने वाले पेड़ भी प्रेजेंट है जिनका इवल नेचर है, इसलिए वो उससे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। तांगजी यू हाउ से कहती है कि टीचर ने हमें बताया है कि तुम लेवल 40 पर हो और तुम्हें अब स्पिरिट रिंग की जरूरत है, इसलिए जब भी तुम्हें अपने लिए कोई सूटेबल स्पिरिट पीस दिखे तो मुझे और के को तुम्हारी उस सोल बीस को मारने में हेल्प करने देना। यू हाउ उन्हें धन्यवाद कहता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुक कर सकता हूँ। वो दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है, जिस पर यू हाउ हाँ करता है और बताता है कि मैं बचपन से ही अकेले रहा हूँ और जब मैं एकेडमी आया तो मैंने वहाँ अपना गुजारा करने के लिए फिश शॉप खोली थी। और फिर वो लोग थक जाते हैं, इसलिए वहीं अपने सोल गाइड टूल की मदद से कैंप लगाते हैं और तांगजी सोने चली जाती है। रात को तांगजी को बुरे सपने की वजह से आँख खुलती है। उसे सपने में अपने माँ बाप दिखते हैं जो रियो एम्पायर में एक सैनिक थे और वो एक दिन युद्ध की वजह से उसे छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। उसकी रोते हुए आँख खुलती है और वो बाहर जाती है तो यू हाउ और के फिश पका रहे थे। यू हाउ तांगजी को भी फिश देता है और तांगजी फिश खाते खाते रोने लगती है। के उसके रोने की वजह पूछती है कि क्या ये फिश अच्छी नहीं लग रही है। इस पर वो कहती है कि फिश तो काफी टेस्टी है और बल्कि ऐसी टेस्टी फिश मैंने 10 सालों में नहीं खाई है। ऐसी सेम फिश मेरे पापा बनाया करते थे। यू हाउ को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि वो उसे अपने पापा से कंपेयर कर रही है। बॉयफ्रेंड से कर रही होती तो बात अलग होती। वो फिर अपनी स्टोरी बताती है कि उसके पापा सिल्ला एम्पायर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेरी माँ उनके दुख में चल बसी और फिर तभी से मैं अनाथ हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। यू हाउ को उसमें खुद की लाइफ देखने लगती है कि इसने भी अपनी लाइफ में बिना माँ बाप के बहुत कष्ट सहा है। तांगजी बताती है कि वो स्ट्रांग होना चाहती है ताकि एक दिन वो इन सभी युद्ध को रोक सके और कॉन्टिनेंट के बीच शांति कायम रख सके। और फिर उन्हें आगे जाना है, इसलिए वो एक सोल गाइड टूल को निकालते हैं और ये सोल गाइड टूल एक कैप्सूल रोबोट जैसा लग रहा है जिसके अंदर वो जा सकते हैं और इसका यूज करके वो ऊंची चट्टानों को क्रॉस कर सकते हैं। ये लेवल 6 के मॉन्स्टर्स तक के हमले को रेजिस्ट कर सकते हैं और ये काफी एडवांस है। हालांकि ये अभी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। रियो एम्पायर इस पर पिछले 30 सालों से रिसर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी ये इसे पूरी तरह से अच्छा नहीं बना पाए हैं। अब वो सभी इसमें बैठ जाते हैं और ये रोबो कार आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें काफी सारे वुल्फ घेर लेते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।